गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललनकांत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में हम 4 अध्याय समाप्त कर चुके हैं दोस्तों, और 5वां अध्याय का पहला लेक्चर हम ले चुके हैं। जिन 4 अध्यायों को हमने समाप्त किया उसमें पहला अध्याय ब्रह्मांड था, दूसरी अध्याय सौरमंडल था, तीसरी अध्याय पृथ्वी की गतियां थी, चौथी अध्याय पृथ्वी का अक्षांश देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं पृथ्वी पर समय का जो निर्धारण विभिन्न देशों के लिए किया जाता है उसके बारे में पढ़ाए थे। 4 अध्याय हम बहुत ही गहराई से पढ़ाए और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े। 5वां अध्याय जो है दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं हैं। इस अध्याय का एक लेक्चर हम ले चुके हैं और वो लेक्चर आप लोग को YouTube पर हम अपलोड भी कर दिए हैं, आप लोग को मिल जाएगा। और इससे संबंधित दूसरा लेक्चर आज ले रहे हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। पहला लेक्चर का जो बातें हैं उसको मैं जल्दी जल्दी रिकैप कर देता हूं, उसके बाद आज का लेक्चर शुरू करूंगा। क्योंकि दोस्तों पहला लेक्चर से ही संबंधित दूसरा लेक्चर है, इसलिए पहला लेक्चर के बारे में थोड़ा सा हमको बताना पड़ेगा। तो आइए बिना कोई समय व्यर्थ गवाए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं। पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित दोस्तों समय समय पर कई विद्वानों द्वारा संकल्पनाएं दी गई, लेकिन आरंभ में क्या हुआ दोस्तों? आरंभ में यह हुआ कि जो विचारधाराएं, जो संकल्पनाएं धार्मिक विचारधारा पर आधारित थी उन्हें अधिक महत्व दिया गया। परंतु 1749 ईस्वी में दोस्तों, 1749 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम कास्ते दा बफन था। उन्होंने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की जो वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित था, और इनकी अर्थात कास्ते दा बफन द्वारा प्रस्तुत की गई परिकल्पना के आधार पर ही पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में जो संकल्पनाएं हैं और पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक पहल की शुरुआत मानी जाती है। जो किसने दिया था? कास्ते दा बफन, या एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक एवं भौगोलिक शास्त्री थे। दोस्तों, वर्तमान में पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित 3 प्रकार की वैज्ञानिक संकल्पनाएं है जो निम्नलिखित है। एक है दोस्तों अद्वैतवादी संकल्पना, दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना और तीसरा है आधुनिक संकल्पना। एक पुराना दोस्तों, एक बीच वाला, और एक अभी वर्तमान में जो संकल्पनाएं चल रही है उसे हम लोग आधुनिक संकल्पनाएं कहते हैं। तो तीनों ही संकल्पनाओं के बारे में, अद्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी संकल्पना और आधुनिक संकल्पना में जो जो संकल्पनाएं आती है उसे उसके संबंधित मुख्य संकल्पनाओं जिससे संबंधित प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अद्वैतवादी संकल्पना को लेते हैं दोस्तों। इसमें मुख्यतः 4 प्रकार के संकल्पनाओं को पढ़ना पड़ेगा, इससे अधिक नहीं पढ़ना है। पहला है दोस्तों उच्छल तारा परिकल्पना। इसे कास्ते दा बफन, जिन्होंने वैज्ञानिक पहल की शुरुआत की थी पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में, किस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, इसका वैज्ञानिक पहल सबसे पहले कास्ते दा बफन ने किया है। और इनके द्वारा दिया गया परिकल्पना जो है वो है उच्छल तारा परिकल्पना। दूसरा है वायव्य राशि परिकल्पना। इसे एमेनुएल कांट ने दिया है, सिर्फ इसे कांट भी बोला जाता है, और इस पूरी परिकल्पना को कांट की वायव्य राशि परिकल्पना के नाम से आप लोग याद रख सकते हैं। इसी तरह पढ़ा भी जाता है। कास्ते दा बफन का उच्छल तारा परिकल्पना, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, तीसरा है निहारिका परिकल्पना। यह परिकल्पना देने वाले वैज्ञानिक का नाम दोस्तों लाप्लास है, और इस परिकल्पना में बाद में रॉस नामक वैज्ञानिक ने संशोधन किया था। तो इस परिकल्पना को रॉस का भी कह सकते हैं, रॉस ने बाद में संशोधन किया था, लेकिन मुख्यतः इसको लाप्लास की निहारिका परिकल्पना कही जाती है। चौथी परिकल्पना है दोस्तों उल्का पिंड परिकल्पना, जिसे लॉकियर ने दिया है। लॉकियर ने उल्का पिंड के महत्व को उजागर किया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में उल्का पिंड का क्या महत्व है, ये लॉकियर द्वारा समझाया गया है अपने परिकल्पना में। तो दोस्तों पहली लेक्चर में हम लोग अद्वैतवादी संकल्पना
के अंतर्गत आने वाली सभी परिकल्पना, चारों परिकल्पना, पुच्छल तारा परिकल्पना, वायव्य राशि परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना और उल्का पिंड परिकल्पना के बारे में पहला लेक्चर में हमने काफी गहराई से पढ़ाया है और वीडियो आप लोगों को YouTube पर मिल भी जाएगा। आज दोस्तों दूसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग द्वैतवादी परिकल्पना और आधुनिक परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों। ये है द्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत 7 प्रकार की परिकल्पनाएं आती है दोस्तों, जिसमें पहला है ग्रहाणु परिकल्पना, जिसे देने वाले वैज्ञानिक चैम्बरलिन एवं मोल्टन है। इसे चैम्बरलिन एवं मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा है दोस्तों द्वैतारक परिकल्पना, इसे रसेल द्वारा दिया गया है, इसे रसेल का द्वैतारक परिकल्पना भी कहा जाता है। तीसरा है दोस्तों ज्वारीय परिकल्पना, इसे देने वाले वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों जेम्स जीन्स, तथा बाद में ज्वारीय परिकल्पना में जेफरिन नामक वैज्ञानिक ने संशोधित किया था। इस कारण ज्वारीय परिकल्पना को जेम्स जीन्स एवं जेफरिन की ज्वारीय परिकल्पना के नाम से पढ़ते हैं हम लोग। जेम्स जीन्स एवं जेफरिन की ज्वारीय परिकल्पना, ऐसा याद रखने में आसानी होगा। डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि ज्वारीय परिकल्पना देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। ए ऑप्शन में रहेगा जेम्स जीन्स, बी में रहेगा जेफरिन और सी में रहेगा ए और बी दोनों, और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो सी नंबर ऑप्शन दोस्तों जेम्स जीन्स एवं जेफरिन दोनों जो है सी ऑप्शन में रहेगा, तो वही इसका सही होगा। चौथा है दोस्तों विखंडन का सिद्धांत, ये जॉर्ज डार्विन ने दिया है। जॉर्ज डार्विन का विखंडन का सिद्धांत इसको कहते हैं। जॉर्ज डार्विन चार्ल्स डार्विन के बेटे थे। विखंडन के सिद्धांत में मुख्यतः चंद्रमा की उत्पत्ति का बखान किया गया है कि ब्रह्मांड में चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। पांचवा है दोस्तों नवतारा परिकल्पना, फ्रेड होयल एवं लिटिलटन का नवतारा परिकल्पना यह कहलाता है। छठा है दोस्तों सिफिड साध्य परिकल्पना, यहाँ एच.सी. बनर्जी गलती से लिख दिए हैं दोस्तों, यहाँ ए.सी. बनर्जी होगा, ए.सी. बनर्जी। सिफिड साध्य परिकल्पना ये लगभग भारतीय वैज्ञानिक थे, ए.सी. बनर्जी, उन्होंने सिफिड साध्य परिकल्पना दिया है। और सातवां है दोस्तों अंतरतारक धूल परिकल्पना, ये एक रूसी वैज्ञानिक है जिनका नाम ओटो श्मिड है, तो इसको हम लोग ओटो श्मिड की अंतरतारक धूल परिकल्पना पढ़ते हैं। तो द्वैतवादी परिकल्पना में दोस्तों हम लोग 7 परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे और आधुनिक परिकल्पना उसके बाद पढ़ेंगे। आधुनिक परिकल्पना आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत 2 प्रकार का सिद्धांत या परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत, जिसको जॉर्ज लेमेत्रे या कहीं कहीं इसको जॉर्ज लेमेंटेर भी दिया जाता है, और बाद में इस सिद्धांत में बिग बैंग सिद्धांत में रॉबर्ट वैगनर द्वारा संशोधित किया गया था। तो पूरा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों स्फीति सिद्धांत, जिसे एलन गुथ ने दिया था, तो इसको एलन गुथ का स्फीति सिद्धांत भी पढ़ते हैं। बिग बैंग सिद्धांत जो है जिन बातों को कहने में या साबित करने में असमर्थ रहा था उसी को पूरा करने के लिए स्फीति सिद्धांत एलन गुथ ने दिया था। तो आज दोस्तों आज का लेक्चर में हम लोग मुख्य रूप से द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत 7 परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे और आधुनिक परिकल्पना के अंतर्गत 2 परिकल्पना बिग बैंग सिद्धांत और स्फीति सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अद्वैतवादी परिकल्पना के अंतर्गत 4 परिकल्पना के बारे में हम लोग पढ़े थे दोस्तों। पुच्छल तारा परिकल्पना, जिसे कास्तेदा बफन ने दिया है, ये इसका फिगर है। पुच्छल तारा से किस प्रकार सूर्य की उत्पत्ति हुई है आप पढ़ेंगे। लेक्चर 1 में विस्तार पूर्वक हमने इसका बखान किया है। लेक्चर 1 पढ़िएगा तो एकदम समझ में आ जाएगा। दूसरा है वायव्य राशि परिकल्पना, जिसे क्वांट ने दिया है। क्वांट की वायव्य राशि परिकल्पना कहलाती है। तीसरा है एक क्वांट की वायव्य राशि परिकल्पना का ये फिगर है दोस्तों। काफी अच्छे से काफी मेहनत करके दोस्तों हमने सजाया है। आप लोग इसको मैं आग्रह करता हूं कि इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे दोस्तों तक भी अपने इन बातों को फैलाइए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ये आस्था जीएस रिसर्च सेंटर द्वारा ये फ्री प्लेटफॉर्म, जो ज्ञान का फ्री प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है,
ये ज्यादा से ज्यादा समाज के एकदम निचले तबके तक के लोगों तक भी पहुंच सके। यह दोस्तों निहारिका परिकल्पना जो लाप्लास द्वारा दिया गया है तथा बाद में इसने रॉस ने इसमें संशोधन किया है। इसको भी ढंग से पढ़ लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। लेक्चर 1 में सब दिया गया है। यह है दोस्तों उसका चित्र। और चौथा था उल्कापिंड परिकल्पना, जिसे लॉकियर ने दिया है, जिसका ये बखान है। ये उल्कापिंड परिकल्पना है, 2 उल्कापिंड टकराया था, उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, जो लॉकियर ने बताया है। आज से दोस्तों आज हम लोग ये अद्वैतवादी संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। अद्वैतवादी संकल्पना हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज द्वैतवादी संकल्पना और आधुनिक परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। अद्वैतवादी संकल्पना के विपरीत इस विचारधारा के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति, ये दोस्तों अद्वैतवादी संकल्पना जो है, पहली लेक्चर में जो हम अद्वैतवादी संकल्पना पढ़ाए थे, इसका जस्ट विपरीत है। इस परिकल्पना का मानना है कि सौरमंडल एवं ग्रहों की उत्पत्ति एक नहीं बल्कि 2 या 2 से अधिक तारों के मिलने से, या उल्कापिंडों के मिलने से, या 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से, या 2 या 2 से अधिक तारों के मिलने से हुई है। मेनली इसका जो है अद्वैतवादी संकल्पना है। यह संकल्पना अद्वैतवादी जो संकल्पना है दोस्तों, इसके विपरीत द्वैतवादी संकल्पना है। अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी संकल्पना एक दूसरे के विपरीत है। अद्वैतवादी संकल्पना में हम लोग पढ़े थे कि सौरमंडल एवं ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, जबकि द्वैतवादी संकल्पना में हम लोग पढ़ेंगे कि सौरमंडल एवं विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति 2 या 2 से अधिक तारों से हुई है। इसको हम लोग बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। द्वैतवादी संकल्पना निम्नलिखित है। द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत दोस्तों ग्रहाणु परिकल्पना है, चेम्बरलिन एवं मोल्टन द्वारा दिया गया है, पहले भी बता दिए थे। द्वैतारक परिकल्पना है, रसेल द्वारा दिया गया है। ज्वारीय परिकल्पना है, जो जेम्स जीन्स द्वारा दिया गया, बाद में इसमें जेफरिन ने संशोधन किया, इस कारण इसको जेम्स जीन्स एवं जेफरिन की ज्वारीय परिकल्पना कहते हैं। विखंडन का सिद्धांत है, यह जॉर्ज डार्विन ने दिया है। स्फीति का सिद्धांत है, यह एसी बनर्जी, यहां देखिए दोस्तों हम सही कर दिए हैं, यह एसी बनर्जी द्वारा दिया गया है। नवतारा परिकल्पना है, यह फ्रेड हॉयल एवं लिटिलटन द्वारा दिया गया है। और 7वां है अंतर तारक धूल परिकल्पना, यह रूसी वैज्ञानिक ऑटो स्मिथ द्वारा दिया गया है। अब आइए सभी 7 को हम लोग एक एक करके बारीकी से देखते हैं। ग्रहाणु परिकल्पना, इस परिकल्पना को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम दोस्तों चेम्बरलिन एवं मोल्टन था। इस कारण यह परिकल्पना चेम्बरलिन एवं मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना कहलाता है। इसके अनुसार ग्रहों का निर्माण निहारिका से न होकर ठोस पिंडों से हुआ है। ये दोस्तों चेम्बरलिन एवं मोल्टन का कहना था कि ग्रहों का निर्माण निहारिका से न होकर ठोस पिंडों से हुआ है। प्रारंभ में ब्रह्मांड में 2 विशाल तारे थे, एक सूर्य एवं दूसरा एक अन्य तारा। जब विशाल अन्य तारा सूर्य के पास से पहुंचा तो इसकी आकर्षण शक्ति के कारण, मतलब अन्य तारा के आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य कण अलग हो गए तथा कालांतर में यही अलग हुए कण आपस में मिलकर पृथ्वी तथा अन्य सभी ग्रहों का निर्माण का कारण बना। इस सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, वायुमंडल की उत्पत्ति, पर्वतों का निर्माण आदि की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। इस संकल्पना में यह बताया गया कि ग्रह सदैव ठोस अवस्था में थे, परंतु पृथ्वी आरंभ में तरल अवस्था में थी। इस परिकल्पना में ग्रहों की परिभ्रमण संबंधी गलत तथ्यों को प्रस्तुत किया गया एवं वायुमंडल की संरचना संबंधी भ्रामक धारणाओं का प्रयोग किया गया। दोस्तों ग्रहाणु परिकल्पना जो चेम्बरलिन एवं मोल्टन द्वारा दिया गया है, इसमें बताया गया है कि सौरमंडल एवं ग्रहों की उत्पत्ति एक नहीं बल्कि 2 तारों से हुई है। इसमें एक तारा सूर्य था और दूसरा तारा एक अन्य तारा था, सूर्य का साथी तारा। जब सूर्य का साथी तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा तो क्या हुआ, अन्य तारे के आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से असंख्य कण अलग हो गए और कालांतर में यही अलग हुए असंख्य कण सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए सभी 8 ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण का कारण बना। यह सिद्धांत जो है दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना एवं पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति,
पर्वतों का निर्माण आदि की व्याख्या करने में सक्षम है और इसमें प्रयास भी किया गया। इस परिकल्पना में बताया गया था कि ग्रह सदैव ठोस अवस्था में थे, परंतु पृथ्वी आरंभ में द्रव अवस्था में थी, जो एक विरोधाभास है दोस्तों। मैंने पूरी तरह पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में पूरी तरह व्याख्या करने में यह असफल रहा। कुल मिलाकर कहने की बात यही है, इस परिकल्पना में ग्रहों की परिभ्रमण संबंधी गलत तथ्यों को प्रस्तुत किया गया एवं वायुमंडल की संरचना संबंधी भ्रामक धारणाओं का प्रयोग किया गया। दोस्तों ये था ग्रहाणु परिकल्पना, जिसे चैम्बरलिन एवं मोल्टन द्वारा दिया गया है। इसको हमने काफी अच्छे से पढ़ा दिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये है दोस्तों उसका चैम्बरलिन मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना का चित्र। सूर्य है और ये साथी तारा है। जब इसके पास से गुजरा तो सूर्य से असंख्य कण पहले अलग हो गए और कालांतर में सूर्य के चारों ओर घूमते हुए विभिन्न ग्रहों एवं उपग्रहों के निर्माण का कारण बना। तो ये था इसका चित्र दोस्तों। दूसरा है दोस्तों ज्वारीय परिकल्पना। इस परिकल्पना को देने वाले वैज्ञानिक का नाम जेम्स जीन्स था तथा जेफरिन ने इस परिकल्पना में बाद में संशोधन किया था। इस कारण यह परिकल्पना जेम्स जीन्स एवं जेफरिन की ज्वारीय परिकल्पना कहलाती है। उस समय का यह परिकल्पना आधुनिक परिकल्पनाओं में से एक था। जब यह परिकल्पना दिया गया था दोस्तों, अपने समय के आधुनिक परिकल्पनाओं में से सबसे उपयोगी, सबसे महत्वपूर्ण परिकल्पना इसको माना गया था। इस परिकल्पना के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य एवं एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। इस परिकल्पना के अनुसार दोस्तों सौरमंडल का निर्माण सूर्य एवं एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। ये ज्वारीय परिकल्पना का कहना है। अन्य तारे के सूर्य के निकट आने से, अन्य तारा जो था जब सूर्य के निकट आया तो सूर्य का कुछ भाग ज्वारीय उद्भेदन के कारण फिलामेंट के रूप में खींचा गया तथा यही फिलामेंट बाद में टूटकर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगा, जो सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बना, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। दोस्तों इसमें भी लगभग यही इसी के बारे में, जो इसमें ग्रहाणु परिकल्पना जो है उसी के अनुरूप ज्वारीय परिकल्पना भी है। इसमें भी बताया गया कि इसमें सूर्य और एक अन्य तारा था। जब अन्य तारे सूर्य के निकट से गुजरा तब ज्वारीय उद्भेदन के कारण सूर्य का कुछ अंश उससे अलग हो गया, फिलामेंट के रूप में अलग हो गया और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। कालांतर में यही अलग हुए कण विभिन्न ग्रहों एवं उपग्रहों के रूप में विभक्त हो गया और सौरमंडल के निर्माण का कारण बना। यही है ज्वारीय परिकल्पना का कहना। इस परिकल्पना में बाद में जेफरिन ने संशोधन करते हुए बताया था कि प्रारंभ में 2 तारे के अतिरिक्त एक अन्य तारा भी था। जेफरिन ने इसमें जो संशोधन किया था दोस्तों, उसने बताया था कि प्रारंभ में 2 तारे के अतिरिक्त एक अन्य तारा भी था जो सूर्य का साथी तारा था, साथी तारे एवं अन्य तारे के मध्य हुई टक्कर के फलस्वरूप उत्पन्न हुई तत्वों से पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति की संरचना हुई। जेम्स जीन्स एवं जेफरिन की ज्वारीय परिकल्पना ग्रहों और उपग्रहों का विकास क्रम, आकार एवं संरचना की भी व्याख्या करता है। जेफरिन का कहना है दोस्तों कि प्रारंभ में 2 नहीं बल्कि 3 तारे थे। एक सूर्य था और दूसरा सूर्य का एक साथी तारा था और तीसरा एक अन्य तारा था। जब अन्य तारा सूर्य के साथी तारे के निकट से गुजरा तो उससे कुछ कण अलग हो गए और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। कालांतर में यही अलग हुए कण ग्रह एवं उपग्रहों का निर्माण का कारण बना। यह जो जेम्स जीन्स एवं जेफरिन की परिकल्पना है, यह उपग्रहों का विकास, ग्रहों एवं उपग्रहों का विकास क्रम, आकार एवं संरचना की भी व्याख्या करता है। यह है दोस्तों जेम्स जीन्स एवं जेफरिन की ज्वारीय परिकल्पना जो है उसका चित्र है। सूर्य है, मैं 2 सूर्य भी एक तारा ही है। दोस्तों सूर्य क्या है? एक तारा है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूं, आप लोग को एकदम हजारों बार बता चुका हूं और आप लोगों का भी कंठस्थ हो चुका होगा कि सूर्य एक तारा है। सूर्य था और सूर्य का एक साथी तारा था तथा एक अन्य तारा था। जब अन्य तारा सूर्य के साथी तारे के
निकट से गुजरा तो इससे कुछ कण अलग हो गए और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। कालांतर में जब बहुत समय बीत गया, उसी को कहते हैं कालांतर में सभी ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण का कारण बना। तो ये चित्र भी हम इसमें दर्शा दिए हैं दोस्तों। तीसरा है द्वैतारक परिकल्पना। इस परिकल्पना को देने वाले वैज्ञानिक का नाम रसेल है दोस्तों। इस कारण इस परिकल्पना को रसेल का द्वैतारक परिकल्पना कहते हैं। इस परिकल्पना में यह माना गया है कि सूर्य ग्रहों एवं उपग्रहों का जन्मदाता नहीं है। दोस्तों, इस परिकल्पना में माना गया है कि सूर्य ग्रहों एवं उपग्रहों का जन्मदाता नहीं है। इस परिकल्पना के अनुसार आदिकालीन सूर्य अकेला नहीं था, बल्कि इसका एक साथी तारा भी था तथा दोनों तारे मिलकर द्वैतारक प्रणाली बनाते थे। इस परिकल्पना में दोस्तों ये कहा गया है कि सौर मंडल का ग्रह एवं उपग्रहों का निर्माण अर्थात जन्मदाता जो है सूर्य नहीं है। इसमें स्पष्ट बोला गया है कि सूर्य जो है ग्रहों एवं उपग्रहों का जन्मदाता नहीं है। आरंभ में क्या था, सूर्य था और इसका एक और साथी तारा था। दोनों मिलकर द्वैतारक प्रणाली बनाते थे। दोनों मिलकर द्वैतारक प्रणाली बनाते थे। एक तीसरा तारा सूर्य के साथी तारे के निकट से गुजरा। एक तीसरा तारा था दोस्तों जो कि सूर्य के साथी तारे जो सूर्य और एवं उसके साथी तारे मिलकर द्वैतारक प्रणाली बनाते थे, तो उसके साथी तारे के निकट से एक अन्य तारा गुजरा, जिससे उसके साथी तारे से असंख्य कण अलग हो गए और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। और जो तीसरा तारा था वो आगे निकल गया, मतलब ब्रह्मांड में कहीं विलीन हो गया। लेकिन सूर्य के साथी तारे से असंख्य कणों को अलग करवा के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करवाने के लायक बना दिया। और वही जो असंख्य कण जो अलग हुए थे, ब्रह्मांड में सौरमंडल की उत्पत्ति एवं सौरमंडल में उपस्थित अन्य ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बना। कालांतर में वही अलग हुए कण, मतलब कि सूर्य के साथी तारे से अलग हुए कण सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों एवं उपग्रहों का कारण बना है। ये इसी के बारे में बताया गया है दोस्तों। एक तीसरा तारा सूर्य के साथी तारे के निकट से गुजरा, जिसके कारण सूर्य के साथी तारे से ज्वार उत्पन्न हो गया और कालांतर में इसी उत्पन्न हुए ज्वार से पृथ्वी सभी अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है। ग्रहों का पारस्परिक आकर्षण से जो ज्वार उत्पन्न हुआ, उससे ग्रहों की उत्पत्ति मानी जाती है। और इसी परिकल्पना में बताया गया कि सूर्य बहुत दूर था, जिस कारण वह तीसरे तारे के प्रभाव से अछूता रहा था। मतलब इस परिकल्पना में जो है दोस्तों, सूर्य को ग्रहों एवं उपग्रहों का जन्मदाता नहीं माना जाता है। सूर्य का साथी तारा और एक अन्य तारा जो था, उसी को ग्रहों एवं उपग्रहों का जन्मदाता माना जाता है। इस परिकल्पना में यह माना गया है कि जो अन्य तारा, तीसरा अन्य तारा था जो सूर्य के साथी तारे के निकट से गुजरा, उसको प्रभावित किया, यानी कि तीसरा तारा केवल सूर्य के साथी तारे को प्रभावित किया था। सूर्य तीसरे तारे के प्रभाव से अछूता रहा था। इसका यही कहना है इस परिकल्पना में दोस्तों। ये है दोस्तों उसका बाइनरी सिस्टम स्टार, यानी कि द्वैतारक प्रणाली किस प्रकार हुआ। ये है दोस्तों सूर्य है और ये एक स्टार है। ये है दोस्तों, सन नहीं समझिएगा इसको, ये सूर्य का साथी तारा है। सूर्य कहीं दूर पर है और ये तीसरा तारा इसके नजदीक से गुजरा, तब ये देखिए असंख्य कण इससे अलग हो गए और ये तीसरा तारा आगे निकल जाता है। ये तीसरा तारा कहीं आगे निकल जाता है और सूर्य के चारों ओर ये अलग हुए कण चक्कर लगाने लगते हैं। यही द्वैतारक प्रणाली में रसेल द्वारा बतलाया गया। तो चित्र से स्पष्ट है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों विखंडन का। चौथा है विखंडन का सिद्धांत। यह सिद्धांत मूलतः चंद्रमा की उत्पत्ति पर आधारित है। चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी विखंडन का सिद्धांत को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन के बेटे जॉर्ज डार्विन ने प्रस्तावित किया था। जॉर्ज डार्विन एक खगोल शास्त्री एवं भौतिक वैज्ञानिक थे तथा उन्होंने चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित विखंडन का सिद्धांत 1800 के दशक के अंत में दिया था। जॉर्ज डार्विन ने अपने सिद्धांत में बताया कि पृथ्वी के जिस स्थान पर भूमध्य रेखीय आकर्षण बल को केंद्र प्रसारक बल द्वारा पराजित किया गया, वहां से तेजी से घूमती हुई पृथ्वी से एक टुकड़ा
बाहर की ओर पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। मतलब वहां से तेजी से क्या हुआ, केंद्र प्रसारक बल द्वारा पराजित किया गया और वहां से तेजी से घूमती हुई पृथ्वी का एक टुकड़ा बाहर निकला और पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने लगा तथा कालांतर में चंद्रमा बन गया। इस प्रक्रिया में मूलतः पृथ्वी के भूमध्यरेखीय गुरुत्वाकर्षण बल को केंद्र प्रसारक बल होता दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में लगने वाला बल द्वारा पराजित करने के कारण घटित हुआ था। यह जो घटना घटित हुआ था दोस्तों, इसमें बोला गया है कि पृथ्वी के जो भूमध्यरेखीय क्षेत्र पर आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल जो है उस स्थान पर क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक केंद्र प्रसारक बल यानी कि केंद्र के विपरीत दिशा की ओर लगने वाला बल अधिक हो गया, जिस कारण पृथ्वी के भूमध्यरेखीय क्षेत्र पे वहां से एक टुकड़ा अलग हो गया और पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में चारों ओर चक्कर लगाने लगा। कालांतर में यही चंद्रमा बना। दोस्तों कालांतर में यही चंद्रमा बना, इसमें यही बताया गया है। दोस्तों साथ ही यही बताया गया जिस स्थान से यह टुकड़ा पृथ्वी से अलग हुआ है वहां उस स्थान को आज हम लोग प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। तो ये दोस्तों ये सिद्धांत सही नहीं है, परंतु फिर भी ये महान वैज्ञानिक जो थे चार्ल्स डार्विन के बेटे जॉर्ज डार्विन द्वारा दिया गया है, तो विखंडन का सिद्धांत को हम लोग पढ़ते हैं। वहां वही बताया गया जॉर्ज डार्विन के अनुसार जहां आज प्रशांत महासागर है वहां कभी चंद्रमा भरा करता था। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिक विखंडन के सिद्धांत संबंधी परिकल्पना को खारिज करते हैं तथा वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी इतनी तेजी से नहीं घूम सकती कि इससे एक टुकड़ा बाहर निकल जाए। मतलब सभी वैज्ञानिक इस सिद्धांत को खारिज करते हैं और बताते हैं कि पृथ्वी इतनी तेजी से नहीं घूम सकती कि चंद्रमा जितना बड़ा टुकड़ा बाहर निकल जाए उससे। केंद्र प्रसारक बल इतना अधिक नहीं हो सकता कि चंद्रमा जितना बड़ा टुकड़ा को पृथ्वी से खींच के अलग कर ले। तो ये भ्रामक सिद्धांत है, फिर भी इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये है दोस्तों इस प्रकार जो है शुरुआती ये भूमध्य रेखा पर केंद्र प्रसारक बल जब अधिक हुआ तो पहले इस अवस्था में आया, दूसरी बार इस अवस्था में आया, तीसरी बार देखिए दोस्तों ये केंद्र प्रसारक बल अधिक होता जा रहा है गुरुत्वाकर्षण बल से। चौथी अवस्था में देखिए उससे अलग होकर बिल्कुल अलग हो गया। चंद्रमा, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। उसके बाद घूर्णन गति में मतलब पृथ्वी के घूर्णन गति की दिशा में चंद्रमा घूर्णन करने लगा। ये है दोस्तों इसका चित्र से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है ये सिद्धांत, विखंडन का सिद्धांत जो कि जॉर्ज डार्विन द्वारा दिया गया है। ये भी वही चित्र है दोस्तों। ये दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखा पर जब केंद्र प्रसारक बल जब अधिक हुआ गुरुत्वाकर्षण बल से तो इस प्रकार से अलग हुआ होगा, ये जॉर्ज डार्विन का कहना है और इस चित्र में दर्शाया गया है। पांचवा है दोस्तों सिफिड साध सिद्धांत। यह परिकल्पना देने वाले वैज्ञानिक का नाम एसी बनर्जी है। इस कारण यह परिकल्पना एसी बनर्जी का सिफिड साध सिद्धांत कहलाता है। सिफिड साध सिद्धांत वह सिद्धांत है जो यह व्याख्या करता है कि ब्रह्मांड में तारे कैसे स्पंदन करते हैं। मतलब यह सिद्धांत सिफिड साध सिद्धांत यह व्याख्या करता है कि ब्रह्मांड में तारे जो है कैसे स्पंदन करते हैं और यह स्पंदन किस प्रकार आकाश गंगाओं और तारों के बीच की दूरी का निर्धारण करता है। मतलब इसमें सिफिड साध सिद्धांत में दोस्तों यह कहा गया है कि ब्रह्मांड में तारे कैसे स्पंदन करते हैं, मतलब कैसे हिलते हैं, और वह जो स्पंदन है किस प्रकार आकाश गंगाओं में तारों के बीच दूरी का समायोजन करता है। अथवा सिफिड साध परिकल्पना यह बतलाता है कि आकाश गंगा में तारे स्पंदन करते हैं तथा यह स्पंदन आकाश गंगाओं में उपस्थित विभिन्न तारों के बीच की दूरी को समायोजित करता है। मतलब दोस्तों सिफिड साध सिद्धांत में बताया गया आकाश गंगाओं में तारे जो होते हैं कितने होते हैं, असंख्य तारे होते हैं, अनंत होते हैं तारे। सभी तारे जो है स्पंदन करते हैं और यही स्पंदन आकाश गंगाओं में विभिन्न तारों के बीच की दूरी को
क्या करता है, समायोजित करता है। सिपिट साध सिद्धांत को एसी बनर्जी ने सोलर सिस्टम का मूल बिंदु के रूप में 1942 में दिया था। सिपिट साध सिद्धांत को दोस्तों एसी बनर्जी ने दिया था 1942 में दिया था, और उसका नाम था सोलर सिस्टम का मूल बिंदु के रूप में दिया था। सिपिट साध सिद्धांत के माध्यम से अपनी दुग्ध मेखला आकाशगंगा को सर्पाकार होने की पुष्टिकरण होती है। मतलब सिपिट साध सिद्धांत से ही दोस्तों मतलब सिपिट साध सिद्धांत में इस बात की पुष्टिकरण किया गया है कि हमारी जो दुग्ध मेखला आकाशगंगा है, जिसमें हमारी सौर मंडल आती है, उसका आकार सर्पाकार है। इसका पुष्टिकरण सिपिट साध सिद्धांत से ही होता है। साथ ही यह सिद्धांत आकाशगंगाओं के तल से सूर्य की ऊंचाई का आकलन भी करता है। मतलब यह सिद्धांत एक तो यह बताता है कि अपनी आकाशगंगा, दुग्ध मेखला आकाशगंगा जो है उसका आकार सर्पाकार है। साथ ही यह सिद्धांत आकाशगंगा के तल से सूर्य की ऊंचाई का भी आकलन करता है। अतः सिपिट साध परिकल्पना सौर मंडल सहित ग्रहों एवं उपग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में गहन जानकारी प्रस्तुत करता है, जिसमें पृथ्वी सहित संपूर्ण सौर मंडल शामिल है। ये दोस्तों सिपिट साध सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसे अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे ये सब मतलब भारतीय वैज्ञानिक है एसी बनर्जी, इन्होंने सिपिट साध सिद्धांत दिया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, सिपिट साध सिद्धांत। छठा है दोस्तों अंतर तारक धूल परिकल्पना। इस परिकल्पना को देने वाले वैज्ञानिक का नाम ऑटो श्मिड है। इस कारण यह परिकल्पना ऑटो श्मिड का अंतर तारक धूल परिकल्पना कहा जाता है। रूसी वैज्ञानिक ऑटो श्मिड द्वारा सन 1943 में दी गई परिकल्पना में ग्रहों की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से मानी गई। ऑटो श्मिड जो थे रूसी वैज्ञानिक, उन्होंने माना है कि ग्रहों की उत्पत्ति गैसों एवं धूल कणों से हुई है। इस परिकल्पना के अनुसार जब सूर्य विशालकाय आकाशगंगा के पास से गुजरा, मतलब इस परिकल्पना में यह बताया गया है कि जब सूर्य विशालकाय आकाशगंगा के पास से गुजरा, तब सूर्य ने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस मेघों एवं धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। मतलब इसका कहना है दोस्तों कि जब सूर्य आकाशगंगा के नजदीक से गुजरा, तब सूर्य द्वारा कुछ गैसें एवं धूल कणों को आकर्षित कर लिया गया और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। कालांतर में यही गैसें एवं धूल कण ठंडा होकर एवं संघनित होकर विभिन्न ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण का कारण बना। सामूहिक रूप से परिक्रमा करने लगे तथा गैसें एवं धूल कणों का संगठित एवं घनीभूत होने से पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। यह परिकल्पना सूर्य और ग्रहों के कोणीय संवेग में अंतर एवं विभिन्न ग्रहों की संरचना में अंतर, सूर्य के पास भारी पदार्थों वाला ग्रह और सूर्य से दूर हल्के पदार्थों वाला ग्रह का होना, ग्रहों की गति में अंतर, सूर्य एवं ग्रहों की वर्तमान दूरी आदि की व्याख्या करने में समर्थ है। ये भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण परिकल्पना है, अंतर तारक धूल परिकल्पना, जो ऑटो श्मिड द्वारा दिया गया था। ये भी काफी हद तक सही व्याख्या, बहुत सी बातों की व्याख्या करता है, परंतु इस परिकल्पना में यह स्पष्ट नहीं होता है कि गैसें एवं धूल कण जैसे छोटे अणुओं को सूर्य ने किस प्रकार आकर्षित किया। इस परिकल्पना में दोस्तों स्पष्ट बताया गया था जब सूर्य आकाशगंगा के नजदीक से गुजरा, तब सूर्य द्वारा कुछ गैसों एवं धूल कणों को आकर्षित कर लिया गया और यही धूल कण और गैसें जो है संगठित होकर बाद में विभिन्न ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण का कारण बना। परंतु इस परिकल्पना में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस प्रक्रिया द्वारा सूर्य ने गैसें एवं धूल कण जैसे छोटी कणों को आकर्षित किया। यह है दोस्तों धूल कण है दोस्तों, जब आकाशगंगा के नजदीक से गुजरा तब धूल कण सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। दूसरी अवस्था में इस प्रकार हो गया और तीसरी अवस्था में ये देखिए सौरमंडल का निर्माण कर लिया था। ये चित्र है दोस्तों। सातवां है अभिनव तारा परिकल्पना। इस परिकल्पना को देने वाले वैज्ञानिक का नाम फ्रेड हॉयल एवं लिटिलथन नामक दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। इस कारण
अभिनव तारा परिकल्पना को फ्रेड हॉयल एवं लिटिलटन की अभिनव तारा परिकल्पना कहा जाता है। फ्रेड हॉयल ने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ द यूनिवर्स में 1939 ईस्वी में नाभिकीय भौतिकी से संबंधित सिद्धांत देते हुए बताया था कि ग्रहों की उत्पत्ति में 2 नहीं बल्कि 3 तारों की भूमिका है। इन्होंने भी यह बताया है दोस्तों, फ्रेड हॉयल एवं लिटिलटन का अभिनव तारा परिकल्पना में बताया है कि ग्रहों की उत्पत्ति 2 नहीं बल्कि 3 तारों की भूमिका से हुई है, जिसमें पहला है सूर्य, दूसरा है सूर्य का साथी तारा और तीसरा है पास आता हुआ एक अन्य तारा। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर साथी तारे के विस्फोट से हुआ है। मतलब इस प्रक्रिया में यह बताया गया है कि ग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर साथी तारे के विस्फोट से हुआ है। यह सिद्धांत ग्रहों के आपसी दूरी, सूर्य से ग्रहों की दूरी, अब ग्रहों में कोणीय संवेग की अधिकता एवं कुछ ग्रहों का सूर्य की तुलना में अधिक घनत्व होना आदि की व्याख्या करने में सर्वाधिक उपयुक्त है। ये भी एक दोस्तों महत्वपूर्ण परिकल्पना है फ्रेड हॉयल एवं लिटिलटन की अभिनव तारा परिकल्पना। ये विभिन्न बातों को सत्यापित करता है। ग्रहों में कोणीय संवेग की अधिकता और कुछ ग्रहों में सूर्य की तुलना में अधिक घनत्व होना आदि सभी बातों की व्याख्या यह परिकल्पना कर देती है। अतः इस परिकल्पना के माध्यम से ग्रहों एवं उपग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में संतोषजनक हल नहीं मिल पाया। मतलब बहुत सारी बातों को इन्होंने सत्यापित किया लेकिन संतोषजनक हल इससे भी नहीं मिल पाया। यह है दोस्तों अभिनव तारा परिकल्पना का चित्र, इसको ढंग से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यह है सूर्य, यह है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, इसका साथी तारा, और ये एक अन्य तारा है। ये दोस्तों ये सन है, ये कंपेनियन स्टार मतलब इसका साथी तारा नोवा इसको बोलते हैं, और ये है एक्सप्लोजन ऑफ नोवा। ये जब एक्सप्लोजन हुआ, नोवा का एक्सप्लोजन विस्फोट हुआ तो ये विस्फोट हो गया और विस्फोट से ये जो है विभिन्न गैसें और धूलकण सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। यह विस्फोट जो हुआ था दोस्तों तीसरे तारे के सूर्य के साथी तारे के नजदीक आने से हुआ था, और विस्फोट हुआ और वह विस्फोट से जो असंख्य कण अलग हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। इस प्रकार परिक्रमा करने लगे और सभी ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण का कारण बड़ा। अंततः देखिए यहाँ पर सभी ग्रह एवं उपग्रह कालांतर में निर्मित हो गए। 3 परिकल्पना के बारे में हमने बताया था दोस्तों, एक था अद्वैतवादी परिकल्पना, दूसरा था द्वैतवादी परिकल्पना और तीसरा था आधुनिक परिकल्पना। 2 परिकल्पना हम लोग पढ़ चुके हैं, तीसरा अब आधुनिक परिकल्पना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आधुनिक परिकल्पना के अंतर्गत 2 परिकल्पना आती है। एक है बिग बैंग सिद्धांत, जिसे देने वाले वैज्ञानिक का नाम जॉर्ज लेमेत्रे या कहीं कहीं जॉर्ज लेमेंटियर भी दिया जाता है। दोनों ही सत्य है दोस्तों, या लिख दिए हम यहाँ लेमेंटियर। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत में संशोधित किया था। और दूसरा सिद्धांत है दोस्तों स्फीति सिद्धांत, इसे एलन गुथ ने दिया था। इसको एलन गुथ का स्फीति सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक समय में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी एवं सौर मंडल की उत्पत्ति की संकल्पनाओं तक सीमित न रहकर संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब आधुनिक समय के वैज्ञानिक दोस्तों केवल सौर मंडल की जो संरचना जो कैसे हुई है उसी के बारे में जानकर संतुष्ट नहीं रह गए, बल्कि अब पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में जानने का कोशिश किया जा रहा है आधुनिक काल के वैज्ञानिक द्वारा। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने का प्रयास किया तथा महाविस्फोटक सिद्धांत अथवा बिग बैंग सिद्धांत की संकल्पना का प्रतिपादन किया अर्थात प्रस्तुतिकरण किया। आधुनिक समय में सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। आधुनिक समय में दोस्तों सबसे अधिक मान्यता बिग बैंग सिद्धांत को है तथा इसे विस्तारित ब्रह्मांडीय परिकल्पना भी कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत को दोस्तों और एक नाम से जाना जाता है विस्तारित ब्रह्मांडीय परिकल्पना। जॉर्ज लेमेत्रे ने ब्रह्मांड, सौरमंडल तथा आकाश गंगा की व्याख्या हेतु बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन 1927 में किया। ये याद भी रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एकमात्र 1-2 याद रख लेंगे तो अच्छा होगा। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसे प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे थे,
जिन्होंने यह बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन 1927 में किया था। आगे चलकर रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में बिग बैंग सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या को प्रस्तुत किया था। मतलब जॉर्ज लेमेत्रे का ही ये चला रहे होंगे रॉबर्ट वेगनर, जिन्होंने बाद में बिग बैंग सिद्धांत को विस्तृत और विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, गुणों एवं विकास की व्याख्या करने वाला एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार करीब 13.8 अरब साल पहले एक बड़े धमाके के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। ये बिग बैंग सिद्धांत का कहना है कि 13.8 अरब साल पहले एक विशाल धमाका के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार करीब 15 अरब वर्ष पहले समस्त भौतिक तत्व एवं ऊर्जा एक बिंदु में सिमटी हुई थी। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार दोस्तों यह कहा गया है कि 15 अरब साल पहले समस्त भौतिक तत्व एवं ऊर्जा एक बिंदु में सिमटी हुई थी तथा इससे पहले क्या था यह कोई नहीं जानता है। बिग बैंग सिद्धांत ने स्पष्ट रूप से कहा दोस्तों कि 15 अरब साल पहले समस्त भौतिक तत्व एवं समस्त ऊर्जा एक बिंदु में सिमटा हुआ था। इससे पहले क्या था यह कोई नहीं जानता, अभी तक कोई नहीं जानता है। फिर एक विस्फोट के साथ समस्त भौतिक कणों एवं ऊर्जा के साथ सिमटी बिंदु ने फैलना शुरू किया और अब तक फैलता ही जा रहा है। इस कारण बिग बैंग सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांडीय परिकल्पना कही जाती है। दोस्तों ये काफी ही इंपॉर्टेंट है, जो हम काफी अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इस अध्याय से जितने भी प्रश्न बनेंगे, मेरा ये दावा है कि आपके एग्जामिनेशन में एक भी प्रश्न इस अध्याय यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाओं से, इस चैप्टर से बनने वाले जितने प्रश्न है, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। अतः बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार 15 अरब वर्ष पहले समस्त भौतिक कण एवं ऊर्जा एक बिंदु के रूप में सिमटी हुई थी। 13 अरब वर्ष पहले एक बड़े धमाके के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ और सौर मंडल का निर्माण करीब 4.8 अरब वर्ष पहले हुआ था। सौर मंडल का निर्माण दोस्तों, इसमें पूरा ब्रह्मांड, सौर मंडल सहित पूरा ब्रह्मांड का व्याख्या बिग बैंग सिद्धांत में किया गया है। और सौर मंडल का निर्माण दोस्तों आज से करीब 4.8 अरब साल पहले हुआ था। सौर मंडल का निर्माण एक विशाल बादल के धीरे धीरे ढहने से हुआ था और इस बादल का नाम सौर निहारिका रखा गया है। ये स्पष्ट है दोस्तों। ये है दोस्तों, इस प्रकार बिग बैंग इन्फ्लुएशन हुआ था। प्रारंभ में एक बिंदु समान था और इस प्रकार ब्रह्मांड फैलता जा रहा है और अभी भी फैलता ही जा रहा है दोस्तों। एक बिंदु से एक ऊपर की ओर जा रहा है। यह है ब्रह्मांड का, फैलते ब्रह्मांड का चित्र दोस्तों। ये भी है दोस्तों फैलते ब्रह्मांड का चित्र, जिसे मैंने काफी मेहनत से सजाया है। ये भी है दोस्तों ब्रह्मांड का चित्र। दूसरा है दोस्तों स्फीति सिद्धांत। माने आधुनिक सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत है स्फीति सिद्धांत। इस सिद्धांत को प्रतिपादक कौन है? एलन गुथ है। उन्होंने सन 1980 में बिग बैंग सिद्धांत को ब्रह्मांड, आकाशगंगा, तारे, ग्रहों एवं उपग्रहों की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने में असमर्थ पाया। उन्होंने दोस्तों क्या किया कि मतलब ब्रह्मांड की जो है बिग बैंग सिद्धांत को असमर्थ पाया, कुछ बातों को सुलझाने में असमर्थ पाया। इसलिए एलन गुथ ने स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसी भी स्पष्ट है दोस्तों, इस सिद्धांत के प्रतिपादक एलन गुथ हैं। इन्होंने सन 1980 में बिग बैंग सिद्धांत को क्या देखा कि ब्रह्मांड, आकाशगंगा, तारे, ग्रहों एवं उपग्रहों की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने में असमर्थ पाया। इस कारण एलन गुथ ने स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्फीति सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के दृश्य द्रव्यमान और घनत्व की तुलना में, स्फीति सिद्धांत के अनुसार दोस्तों ब्रह्मांड के दृश्य द्रव्यमान और घनत्व की तुलना में वास्तविक घनत्व और द्रव्यमान काफी अधिक है। स्फीति सिद्धांत का कहना है दोस्तों कि ब्रह्मांड के दृश्य द्रव्यमान और घनत्व की तुलना में वास्तविक द्रव्यमान और घनत्व काफी अधिक है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मांड में अदृश्य पदार्थों का अस्तित्व है। ये काफी दिमागी बात
की व्याख्या कर रहा है। काफी पतले दिमाग से सोचना पड़ेगा दोस्तों इनकी बातों को, कि ब्रह्मांड में दृश्य घनत्व एवं द्रव्यमान जो है उसकी तुलना में वास्तविक घनत्व एवं द्रव्यमान काफी अधिक है। इनका साफ साफ कहना है दोस्तों कि ब्रह्मांड में दृश्य घनत्व और द्रव्यमान जो है, जो देखे जाने वाले जो जितना हमको ब्रह्मांड में जो चीज जो सब चीज दिखाई देता है, उनका घनत्व और द्रव्यमान जो है उसके तुलना में वास्तविक घनत्व और द्रव्यमान काफी अधिक है, जो हम लोगों को नहीं दिखता है। इसी से इन्होंने यह सत्यापित किया कि ब्रह्मांड में अदृश्य, मतलब जो हम लोग देख नहीं पाते हैं, उनकी भी उपस्थिति है, बड़ी संख्या में, बहुत भारी संख्या में उपस्थिति है। ये स्मृति सिद्धांत में कहा गया है। स्मृति सिद्धांत के अनुसार एक बार फिर पढ़ देता हूं दोस्तों। स्मृति सिद्धांत के अनुसार दृश्य द्रव्यमान और घनत्व की तुलना में उसका वास्तविक घनत्व एवं द्रव्यमान काफी अधिक है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मांड में अदृश्य पदार्थों का अस्तित्व है तथा इस अदृश्य पदार्थ के समूहन से ही आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ है। मतलब जो अदृश्य पदार्थ है दोस्तों, उसी से आकाश गंगा का निर्माण हुआ है, ये इनका कहना है। ब्रह्मांड और सौरमंडल के संदर्भ में प्रसिद्ध भौतिक और वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने अपनी पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखा है कि आज से 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का आकार एक मटर के दाने के समान था, जो महाविस्फोट के बाद लगातार विस्तारित हो रहा है। ये दोस्तों महान वैज्ञानिक रहे हैं स्टीफन हॉकिंग्स। इन्होंने अपनी पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम में, टाइम के संदर्भ में दिया गया इसका सिद्धांत है, पुस्तक है दोस्तों, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस पुस्तक का नाम है। उस पुस्तक में इन्होंने स्पष्ट बताया है कि आज से 15 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक मटर के दाने के समान था, जो महाविस्फोट के बाद लगातार फैल रहा है। तो इस प्रकार यह अभी पूर्णतः साबित हो गया है दोस्तों कि ब्रह्मांड एवं सौर मंडल की उत्पत्ति जो है बिग बैंग सिद्धांत, जिसे महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं, से ही हुई है। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, जो हमने काफी गहराई से पढ़ाया और आप लोगों ने भी काफी अच्छे से पढ़ा दोस्तों। इसी के साथ ही ये चैप्टर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं समाप्त होती है, जिसे हमने 2 लेक्चर में समाप्त किया। एक लेक्चर दोस्तों, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि YouTube पर लोड है, और ये दूसरा लेक्चर भी हम आज YouTube पर लोड कर देंगे। तो 5 अध्याय पूरा कंप्लीट होता है दोस्तों ये इस पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं संबंधी चैप्टर का समाप्ति के साथ। इसके बाद दोस्तों सभी अध्याय से 10-10 करके 50 क्वेश्चन का हम टेस्ट लेंगे, और सभी हमारे जितने विद्यार्थी हैं टेस्ट में भाग लीजिए, और इसी प्रकार आप टेस्ट देते जाइए। तो आप देखेंगे कि 6 महीना बाद जीएस की समाप्त हो जाने के बाद, जीएस की समाप्ति के बाद आपका जीएस का लेवल इस स्तर तक चला जाएगा कि आप किसी भी कंपटीशन को, चाहे ग्रुप ए का हो, चाहे ग्रुप बी का हो, चाहे ग्रुप सी का हो, चाहे ग्रुप डी का भी हो, सभी कंपटीशन के बारे में आपके पास विषय वस्तु जो होगा उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, और आप कोई भी कंपटीशन आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों ये भूगोल अभी हम पढ़ा रहे हैं, विश्व भूगोल के बाद भारतीय भूगोल लगभग 15 दिन में से ये हम सब खत्म कर देंगे। उसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पैरेलल में चलेगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, फिर जनरल साइंस पढ़ाएंगे, और मैथ और रीजनिंग का क्लास दोस्तों प्रत्येक दिन हम आधा घंटा करके जो ऑफलाइन हमारे बच्चे आते हैं उनको हम दे रहे हैं। दोस्त हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए। आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का जो फोन नंबर है वो 7004960 है, 7004960-735। एक बार फिर से दोहरा देता हूं दोस्तों, 7004960-735 लिख देता हूं दोस्तों, मैं फोन नंबर लिख देता हूं अपना 7004960-735। इस नंबर पर अगर आप हमको कॉल करते हैं तो हम आपको अपने आस्था जीएस रिसर्च सेंटर संबंधी व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे, जिसमें आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, और क्लास ऑफलाइन भी चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये इस पते पर आप पहुंच जाइएगा, 28 दुल्हनपुर हथगढ़ रोड नियर शिवनगर, पोस्ट देवसंग देवर में हम लोग हैं। पिन नंबर 814114 है। इस पते पर पहुंच के, यहाँ पर शिवनगर के पास पहुंच के हमको फोन कीजिएगा, तो यहीं पर हमारा कोचिंग है, हम आपको
बुला लेंगे। और ऑफलाइन क्लास के लिए भी दोस्तों हम 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते हैं। दोस्तों बता दूं कि मैं उच्च विद्यालय का शिक्षक हूं और सरकार से हमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है, जिसे हम बहुत खुश हैं। और स्कूल जाने के बाद बहुत सारा समय हमारा बच जाता है, इसलिए ये मेरा समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक इनोवेटिव है। फ्री क्लास हम देते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन जीएस का। दोस्तों मेरा ये दावा है कि हमारा क्लास का लेवल इस प्रकार का होगा, जो लाखों रुपया खर्च करके पटना, दिल्ली या रांची में रह के क्लास लेने जाते हैं, वहां भी उस तरह का क्लास नहीं मिल पाएगा, इससे बेहतर हम क्लास देंगे। तो दोस्तों ये था आज का क्लास, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे दोस्तों से भी शेयर कीजिए। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आज की क्लास की समाप्ति का घोषणा करते हैं। गुड इवनिंग अगेन।